भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है चुनाव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव दुनिया के इतिहास के सबसे महंगे चुनाव और एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। इससे मन में एक सीधा सवाल उठता है कि आखिर इतना पैसा आता कहाँ, क्योंकि रैलियों में उड़ते हेलीकॉप्टर, सोशल मीडिया पर हजारों का विज्ञापन और हर गली कूचे में लगे पोस्टर, आखिर इनका बिल कौन भरता है? क्या ये सिर्फ चंदा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा खेल है? आज हम न्यूट्रल पॉलिटिक्स इंडिया पर किसी पार्टी का पक्ष लिए बिना डेटा और फैक्ट्स के साथ इस फंडिंग मिस्ट्री की परतें खोलेंगे और आज आप जानेंगे कि आखिर आपका पसंदीदा पार्टी का असली मालिक कौन है, जनता या फिर कोई और। इस कहानी की शुरुआत हम एक्स मानकर चलते हैं। हम मानते हैं कि मिस्टर एक्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मालिक और उन्हें सड़क बनाने का एक बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अब मिस्टर एक्स के पास दो रास्ते। पहला रास्ता, वो अपनी मेहनत और क्वालिटी के दम पर बिड जीते, या फिर सेकंड रास्ता है वो किसी राजनीतिक पार्टी को भारी भरकम चंदा दे ताकि भविष्य में उन्हें फेवर मिले। और यहीं से शुरू होती है पॉलिटिक्स फंडिंग्स का असली चक्रव्यूह, क्योंकि पहले यह पैसा सूटकेस में कैश के जरिए जाता था, जिसे हम ब्लैक मनी कहते थे। और फिर आया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का दौर, जिसने पारदर्शिता के नाम पर गोपनीय की एक दीवार खड़ी कर दी और मिस्टर एक्स जैसे लोग अब बिना किसी को बताए करोड़ों रुपए पार्टी को दे सकते। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि क्या आखिर ये लोकतंत्र के लिए सही है? तो आइए इसके इतिहास में चलते हैं। भारत में राजनीतिक फंडिंग को कंट्रोल करने के लिए मुख्य रूप से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी कि 1951 और इनकम टैक्स एक काम करते हैं। और पुराने नियमों के मुताबिक अगर कोई 20,000 से ज्यादा का चंदा देता है तो पार्टियों को उसका नाम चुनाव आयोग को बताना पड़ता है। 2017 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इलेक्ट्रल बॉन्ड पेश किए और तर्क दिया गया कि इससे राजनीतिक में क्लीन मनी आएगी। मतलब कोई भी व्यक्ति या फिर कंपनी एसबीआई से बॉन्ड खरीद कर अपनी पसंद की पार्टी को दे सकती है, यानी कि दान देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता था और जनता को पता नहीं चलता था कि आखिर किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। और एडीआर की रिपोर्ट्स बताती है कि 2018 से 2024 के बीच हजारों रुपए इन बॉन्ड्स के जरिए आए, लेकिन फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि पार्टियों को पैसा कौन दे रहा है, यह वह जाने। अब बात करते हैं आंकड़ों की। हम यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों की बात करेंगे ताकि तस्वीर साफ रहे। सबसे पहले हम बीजेपी की बात करते हैं। सत्ताधारी पार्टी होने के नाते सबसे ज्यादा फंडिंग भाजपा को मिली। एडीआर के अनुसार कुल इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लगभग 50 से 60% हिस्सा अकेले बीजेपी के पास गया, यानी कि 2022 से 23 के बीच 2360.14 करोड़। और सेकंड है कांग्रेस, यानी कि मुख्य विपक्षी दल। कांग्रेस की फंडिंग में पिछले सालों में गिरावट देखने को आई और उनके बैंक अकाउंट फ्रीज होने की खबरें भी चर्चा में रही, जिसके कारण उनके खाते में 452.19 करोड़ आए हैं। और थर्ड नंबर पर आता है आम आदमी पार्टी, जो कि क्षेत्रीय पार्टी से नेशनल पार्टी बनी। और आम आदमी पार्टी का मुख्य सोर्स छोटे चंदे और वॉलंटियर्स रहे, लेकिन कॉर्पोरेट फंडिंग में इनका हिस्सा भी बढ़ रहा है, जिसमें इनको मिला 85.17 करोड़। इस मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय भी बटी हुई, जिसमें योगेंद्र यादव, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने बार बार कहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स ने भ्रष्टाचार को कानूनी रूप दे दिया। यहाँ पर आप इनका एक बार ट्वीट देख सकते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पर इनका एक यह छोटा सा वीडियो देख। और सेकंड नाम आता है प्रवीण चक्रवर्ती का, जो कि कांग्रेस डाटा का हेड है, और उन्होंने भी ट्वीट किया था कि कैसे बॉन्ड्स के जरिए विपक्षी पार्टियों को मिलने वाला पैसा को रोका गया। थर्ड आता है अमित मालविया, जो कि बीजेपी आईटी सेल है। इनका तर्क रहा है कि इस सिस्टम कैश ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए क्या यह मुमकिन है कि एक कंपनी किसी पार्टी को 100 करोड़ का चंदा दे और उसके कुछ ही दिनों बाद उसे 10,000 करोड़ का सरकारी प्रोजेक्ट मिल जाए। आज हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, बल्कि आपके सामने वो आंकड़े रखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट और एडीआर की रिपोर्ट में सामने आए। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का डेटा सार्वजनिक किया तो कुछ नाम ऐसे निकले जिन्हें आम जनता ने शायद ही कभी सुना था। यहाँ पर हम टॉप 3 डोनर के नाम सेलेक्ट किए हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिनमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस, जो 1368 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीदा है। यह कंपनी लॉटरी का बिजनेस करती है और दिलचस्प की बात यह है कि जब इन्होंने बॉन्ड्स खरीदे उस दौरान इनके खिलाफ ईडी और आईटी की जांच चल रही। और सेकंड सबसे बड़ा नाम आता है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एलटीडी, जो कि 966 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा था। और इस कंपनी को तेलंगाना के कालेश्वर प्रोजेक्ट से लेकर जोजिला टनल जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिले। और वहीं थर्ड नंबर पर आता है क्विक सप्लाई चेन, जो कि 410 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा था। और यह कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई बताई गई। और सवाल यह उठा है कि क्या चंदे और जांच या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच कोई संबंध है? मेरा काम है सिर्फ आपको डेटा दिखाना, बाद बाकी आपको समझना है कि आखिर ये कंपनी इतना इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्यों खरीदी। क्योंकि जिस समय ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदी तो उस समय उनके खिलाफ या तो केंद्रीय एजेंसियों की जांच शुरू हुई थी या फिर उन्हें बड़े टेंडर मिले। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं मेगा इंजीनियरिंग का, यानी कि अप्रैल 2023
2023 में करीब 140 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे और ठीक एक महीने बाद यानी कि मई 2023 में उन्हें 14,400 करोड़ का थाने बोरी वाली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिला। 14,400 करोड़ का थाने बोरी वाली ट्विन टनल का प्रोजेक्ट मिला और उसके केस के बारे में आप सभी को पता है। यहाँ पर हम आप सभी के सामने न्यूट्रल व्यू पॉइंट रखते हैं, जिसमें पक्ष यानी कि सरकार का कहना है कि ये कंपनियां देश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां है, इसलिए उन्हें टेंडर उनकी क्षमता के आधार पर मिले, चंदे के आधार पर नहीं। जबकि विपक्ष का कहना है कि यह सीधा सीधा पे टू पे मॉडल है, यानी कि पैसा दो और काम लो। अब एक और पेचीदा मामला है जिसमें सेल कंपनीज एक ऐसी कंपनियां हैं जिनका अपना कोई बड़ा ऑफिस या फिर स्टाफ नहीं होता है, लेकिन वो करोड़ों का चंदा दे रहे हैं और कानून के मुताबिक केवल वो कंपनियां चंदा दे सकती है जो पिछले 3 साल से मुनाफे में हो। लेकिन 2017 के बदलावों के बाद इस प्रॉफिट क्लॉज को हटा दिया गया, यानी कि इसका मतलब अब घाटे में चल रही कंपनियां भी चंदा दे सकती, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बढ़ सकता है। जिससे कि सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस देखने को मिली है, जिसमें कि पूनम पांडे जो कि जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में दिखाया है कि कैसे कुछ छोटी कंपनियों ने अपनी कुल संपत्ति से ज्यादा का चंदा दिया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सेकंड नाम आता है ध्रुव राठी और इनके वीडियो ने जिसका टाइटल है द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया, जिसमें इन्होंने इस मुद्दे पर काफी चर्चा बटोरी है, जिसमें उन्होंने डेटा के जरिए फंडिंग और टेंडर्स के लिंक को समझाया है, जिन्हें आप छोटा सा इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। और कई विश्लेषकों का कहना है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से पहले 100% पैसा ब्लैक मनी था और कम से कम अब बैंकिंग चैनल से तो आ रहा है। अक्सर हमें लगता है कि भारत के चुनाव ही सबसे खर्चीले और विवादास्पद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 14.4 बिलियन यानी कि 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी खर्च के मामले भारत और अमेरिका अब कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ पैसे का नहीं है, फर्क है ट्रांसपेरेंसी का, यानी कि पारदर्शिता का। आज हम देखेंगे कि जर्मनी, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में पार्टियां अपना घर कैसे चलाती और क्या भारत उनसे कुछ सीख सकता है। सर्वप्रथम बात करते हैं जर्मनी का मॉडल, जो कि दुनिया के सबसे पारदर्शी मॉडल्स में से एक माना जाता है। वहाँ पर पार्टियों को पैसा मुख्य रूप से 3 जगह से मिलता है। सर्वप्रथम पब्लिक फंडिंग, यानी कि वहाँ सरकार पार्टियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पैसे देती है। हर एक वोट के लिए पार्टी को करीब 70 से 90 रुपया मिलते हैं। और सेकंड है मैच फंडिंग, यानी कि अगर पार्टी जनता से छोटे छोटे चंदे जुटाती है तो सरकार भी उसमें अपनी तरफ से पैसा जोड़ती है। और थर्ड आता है स्ट्रीट लिमिट्स, यानी कि अगर कोई 40,000 से ज्यादा देता है तो उसका नाम बताना अनिवार्य है और 40 लाख से ज्यादा का चंदा तुरंत संसद के अध्यक्ष को रिपोर्ट करना पड़ता है। यानी कि ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि जर्मनी में नियम है कि किसी भी पार्टी की कुल कमाई का 50% से ज्यादा हिस्सा सरकार से नहीं आना चाहिए, यानी कि पार्टी को जनता के बीच जाकर खुद को प्रासंगिक बनाए रखना हो। और वहीं अमेरिका का सिस्टम थोड़ा पेचीदा है, वहाँ पर सुपर पैक्स होते हैं, यानी कि ये कमेटियां असीमित पैसा खर्च कर सकती है, बस शर्त ये है कि वो सीधे तौर पर किसी उम्मीदवार के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करें। इसे लीगलाइज्ड करप्शन भी कहा जाता है, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट घराने इस पैक्स के जरिए करोड़ों डॉलर खर्च करके अपनी संसद की नीतियां बनवाते हैं। और भारत के इलेक्टोरल बॉन्ड की तुलना अक्सर अमेरिका की इसी सेक्रेटरी फंडिंग मॉडल से की जाती है। और अब इस पूरे सिस्टम के फायदे और नुकसान को समझते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन, यानी कि बिना पैसे के कोई नई पार्टी या फिर युवा नेता बड़े स्थापित नेताओं का मुकाबला नहीं कर सकता है। विज्ञापनों और रैलियों के जरिए ही दूर दराज के गांव तक पार्टी की नीतियां पहुंची। ये तो हो गए खैर इनके फायदे। अब नुकसान के बारे में बात करते हैं। जब पार्टियां चंदा लेती है तो वो जनता के प्रति नहीं बल्कि वे अपने डोनर के प्रति जवाबदेह हो जाती है। और सेकंड नुकसान आता है एंट्री बैरियर का, जिसमें कि एक ईमानदार लेकिन गरीब उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ना अब नामुमकिन सा हो गया है। और थर्ड इसमें नुकसान है ब्लैक मनी का। तमाम कानूनों के बावजूद चुनाव में कैश का इस्तेमाल शराब या फिर नगद बांटने के लिए किया जाता है, जो कि अभी भी एक करवा सकता। इंटरनेट पर भी लोग इसकी तुलना को लेकर काफी मुखर। कई लोग ब्राजील के ट्रांसपेरेंसी पोर्टल को मिसाल देते हैं, जहां पर हर एक पैसे का हिसाब ऑनलाइन ट्रैक किया जाता है। जबकि वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने 2024 के चुनाव में कांग्रेस से 1000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए। और एक्सपर्ट के मुताबिक अब चुनाव खर्च पर कैप लगाने की मांग कर रहे हैं। अभी तक हम समझे है कि कैसे करोड़ों रुपए गुपचुप तरीके से पार्टियों तक पहुंचे और कैसे कॉर्पोरेट जगत इस खेल को प्रभावित करता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कभी बदलेगा या फिर हमारा लोकतंत्र हमेशा धनतंत्र के नीचे दबा रहेगा। आज न्यूट्रल पॉलिटिक्स इंडिया पर हम उन ठोस समाधानों की बात करेंगे जिन पर बड़े बड़े चुनाव विशेषज्ञ और पूर्व चुनाव आयुक्त चर्चा कर रहे हैं। पहला बड़ा सुझाव है स्टेट फंडिंग, यानी कि इसका मतलब है कि चुनाव का खर्च सरकार उठाए। और 1998 की इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने इसकी सिफारिश भी की, यानी कि सरकार एक इलेक्शन फंड बनाए जिसमें पार्टियों को कैश के बजाय पेट्रोल, कागज, टीवी या फिर एयर टाइम और पोस्टल सुविधा जैसी चीजें दी जाए। इससे फायदा ये होगा कि इसमें अमीर और गरीब उम्मीदवार का बीच का अंतर कम होगा और कॉर्पोरेट चंदे की जरूरत हट जाएगी। और दूसरा समाधान है डिजिटल क्रांति, यानी कि आज जब एक आदमी 10 रुपए का भी यूपीआई करता है तो इसका रिकॉर्ड होता है। तो फिर राजनीतिक चंदे में एनोनिमस यानी कि गुमनामी क्यों? हर पार्टी के लिए रियल टाइम ऑनलाइन पोस्टल होना चाहिए। जैसे ही कोई चंदा दे तो फिर उसका नाम, राशि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर तुरंत
दिखनी चाहिए, जिससे कि पार्टियों के खाते का ऑडिट किसी प्राइवेट फर्म से नहीं बल्कि CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से होना चाहिए। अक्सर हमें लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक। जब भी आपके इलाके में कोई नेता वोट मांगने आए तो उनसे पूछे कि उनके चुनाव प्रचार का पैसा कहां से आ रहा है। अगर आप किसी विचारधारा को पसंद करते हैं तो उसे 10 या फिर 100 का चंदा खुद दे। जब पार्टियां जनता के छोटे चंदे पर निर्भर होंगी तो उन्हें बड़े कॉर्पोरेट के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। और वोट देने से पहले माई नेता ऐप या फिर ADR की वेबसाइट पर अपने उम्मीदवार की वित्तीय रिकॉर्ड को जरूर दे। और पैसा चुनाव लड़ने के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन पैसा आपकी सोच और वोट को नहीं खरीदना चाहिए। इलेक्ट्रोल वोट्स खत्म होना एक शुरुआत है, लेकिन मंजिल अभी दूर है, क्योंकि पारदर्शिता के इस मांग को हमें और आपको मिलाकर उठाना होगा। न्यूट्रल पॉलिटिक्स इंडिया का उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही एक मजबूत लोकतंत्र की नींव है। और लास्ट में आप सभी दर्शकों के लिए 3 सवाल है जिन्हें आपको कमेंट में बताना। क्या आप ऐसे उम्मीदवार को वोट देंगे जो बहुत अमीर है लेकिन जिसके पास जनता के लिए कोई विजन ही नहीं? एंड सेकंड, क्या भारत में चुनाव लड़ने के लिए खर्च की सीमा कम होनी चाहिए? एंड थर्ड, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में लाना चाहिए? तो फटाफट अपनी राय कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय जान सके कि उनके वोट और उनके देश की राजनीति के पीछे का असली गणित क्या है।